वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वेस्टलिंक आईएएस प्रीलिम्स मास्टरी प्रोग्राम डे 1 लेक्चर 1 में। आज का सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी और आज के टॉपिक्स हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरे प्रोग्राम में जैसे आपको पता होगा कि हम हर टॉपिक का स्टैटिक, उसका पीवाईक्यूज और उसका रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आपको इसका शेड्यूल देखना है तो आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन वीडियो को रेफर कर सकते हैं। So without any further delay, start with the question number 1. First question है with reference to the Regulating Act. Consider the following statement. It was the first attempt by British Parliament to regulate the affairs of East India Company in India. Okay. Second statement, it formally recognized the East India Company as a purely commercial organization. Third statement, it laid the foundation of central administration in India. So Regulating Act ने क्या किया था कि it was the first attempt by the British Parliament to regulate the affairs of East Indian Company in India. ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है इट फॉर्मली रिकॉग्नाइज ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए प्योरली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें तो द एक्ट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली कमर्शियल नहीं मान रही थी। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्दर कर्टेलिंग है वो हम लोग देखेंगे 1858 के बाद इसके पावर्स में कमी आती है। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये बात सही है। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 is correct, but statement 2 is not correct. So our answer will be B. Only 2 is correct. So B is the correct action. ठीक है, clear? Now we will shift to the question number 2. Question number 2 है आपके सामने। With reference to the Regulating Act 1773, फिर से Regulating Act 1773 के बारे में consider the following statement. The governors of Bombay and Madras were made subordinate to the Governor General of India. ये बात तो ठीक है, Regulating Act के बाद जो है सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। The first such Governor General was Lord Clive. तो ये देखिए, ये काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 is correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, and option D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. So now let's look into the answer. Let's solve this problem. The governor of Bombay and Madras were subordinate to the Governor General of India. तो ये बात सही है। It designated the Governor General of Bengal as Governor General, Governor of Bengal as Governor General of Bengal, and created an executive council of 4 members to assist him. ठीक बात है। The first Governor General was Lord Warren Hastings, ना कि लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव नहीं थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय। कौन थे इस समय? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द बंगाल। तो बेसिकली क्या हुआ कि बंगाल के एंड सबऑर्डिनेट हो गए कौन? बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट हो गए। बॉम्बे एंड मद्रास वेर दी सबऑर्डिनेट टू बंगाल, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 3. With reference to the Regulating Act 1773, consider the following statement. It provided for the establishment of Supreme Court at Kolkata, comprising 1 Chief Justice and 5 other judges. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता तो शायद खोला था, बट अब 1 चीफ जस्टिस थे, 5 अदर जस्टिस थे। ये काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इससे चेक करना पड़ेगा। कंपनी ऑफिशियल्स वेर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड। ओके, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल was created under this act. ठीक है, तो लेट्स लुक इनटू द आंसर। इट प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स
अब देखो सुप्रीम कोर्ट तो इन्होंने खोला था, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता का था उस समय वो फेडरल कोर्ट नहीं था, वो लिमिटेड, इसका जुरिस्डिक्शन जो था वो कोलकाता तक ही था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो किया गया था। इट प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जस्टिस। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में कंपनी ऑफिशियल्स वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड, ये बात सही है। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। तो इन्होंने क्या किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1770 के थ्रू से कंपनी के किसी भी सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड या ब्राइब लेने से मना कर दिया गया था, प्रोहिबिट कर दिया गया था। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड अंडर दिस एक्ट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली इस एक्ट के थ्रू से नहीं क्रिएट किया गया था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये हम लोग आगे में देखेंगे। तो स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। सो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। विथ रेफरेंस टू द पिट्स इंडिया एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, it allowed the court of directors to manage political affairs. Okay, the company territories in India were the first time called the British possession of India. ये बात तो सही है कि the company's territories in India were for the first time, इस territories में first time बोला गया था कि जो कंपनी के टेरिटरी है इंडिया में वो बेसिकली क्या है? ब्रिटिश पोसेशन है। ठीक है, अब चेक करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इट डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 का क्या हो गया? इट डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। अब देखो, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए थे आपका कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए है आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू सी कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, it empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenues of the British possession in India. ठीक है, the act was significant for the two reasons that the first company territories in India were for the first time called British possession in India. फर्स्ट टाइम जो है कंपनी टेरिटरी को ब्रिटिश पोसेशन बोला गया था। ठीक है, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन दी सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और धीरे धीरे यहाँ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने पावर को असर्ट करना शुरू करती है कंपनी के ऊपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट 1833। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। तो इन्होंने क्या किया है कि चार्टर एक्ट 83 से ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म कर दिया था इंडिया में। ठीक है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ठीक लग रहा है। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वे आर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वे आर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं आंसर के थ्रू से। ठीक है, तो चार्टर्ड एक्ट 1830 इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया। बात सही है कि इन्होंने ट्रेड मोनोपोली इंडिया में खत्म कर दिया था चार्टर्ड एक्ट 1830 से। इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ब्रिटिश मर्चेंट। तो अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, सारे ब्रिटिश मर्चेंट जो है ट्रेड कर सकते थे इंडिया में आके। However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China। लेकिन 1833 में क्या हो सकता है कि ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना, इसमें मोनोपोली किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। जब इंडिया में ट्रेड इतना बेनिफिशियल होने लगा तो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना
सोवरेनिटी को असर्ट करना स्टार्ट किया इंडियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग पीपल। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए इंडिया में। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, इसमें कुछ फंड भी दिया गया था। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। It authorized local government in India to impose taxes on persons। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का टैक्स इम्पोज करने के लिए प्रोविजंस थे। ठीक है, और उसमें उसको लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा और जुरिडिक्शन दिया गया पनिश करने का भी, अगर टैक्सेस नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, लेकिन जो रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वे आर नॉट प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन अभी भी रेवेन्यूज जो है डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इसमें क्या थे, इसमें अभी भी जो कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए जो बॉडी बनाई गई थी, उन बॉडी के थ्रू से इनको रेगुलेट किया जाता था। रेवेन्यूज डायरेक्टली कम इनटू इंडिया कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। इसको आगे देखेंगे। सो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन A will be the correct answer. Now moving to the next question. Following statements. It marked the final steps towards centralization authority in British India. It redesignated the Governor General of Bengal as Governor General of India. ठीक है, and vested in him civil and military powers over all British territories in India. Third statement, it ended the activities of East India Company as commercial body. And fourth, it introduced open competition for civil services which was successfully implemented without opposition. ठीक है, तो देखते हैं कि सिविल सर्विसेज कब इंट्रोड्यूस किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था। चार्टर्ड एक्ट 1833, it marked the final step towards centralization of authority in British India। ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। The act was the final step towards centralization in British India। ये स्टेटमेंट सही है। इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया था किसको? बॉम्बे और मद्रास को। लेकिन 1833 में ये अपने जेनिथ पे है और देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है और उसमें सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोसेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दे दिया गया है यहाँ के टेरिटोरियल एरिया के बारे में। और ऐसा जो गवर्नर जनरल था, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये वही विलियम बेंटिक थे जिन्होंने सती प्रथा को एंड किया था इंडिया में। इनका बहुत बड़ा रोल था राजा राम मोहन राय के साथ। ठीक है, ओके लेट्स मूव। तो ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the British India। ठीक है, इन्होंने बॉम्बे और मद्रास का जो है डिप्राइव कर दिया लेजिस्लेटिव पावर्स और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में वेस्टेड कर दिया। ठीक है, और जो भी प्रीवियस एक्ट थे वो रेगुलेशन कहला रहे थे, लेकिन अब जो है इसके अंदर जो लॉ बनेंगे उनको एक्ट कहा जाएगा। इसके पहले जो एक्ट बन रहे थे उनको रेगुलेशन बोला जाता था। ठीक है, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अब जो है 1833 के बाद जो है इनका जो है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट्स।
ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। इट मार्क द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उसमें सिविल और मिलिट्री पावर्स उसमें डाल दिए। और इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ पे क्या थी कि सिर्फ एक कमर्शियल बॉडी रह गई। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज विच वाज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड विदाउट ऑपोजिशन। देखो अब इसमें क्या है कि चार्टर एक्ट 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated that Indians should not be barred from holding any place। ये इन्होंने इनिशिएटिव तो लिया कि एक ओपन कंपटीशन डालते हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए और इंडियन स्टूडेंट्स को भी उसमें अलाउ किया जाएगा, कोई बार नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या है कि इस प्रोविजन को हटा दिया गया। However, this provision negated after the opposition of the Court of Directors। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, इसके लिए ही फिर नेक्स्ट जो चार्टर्ड एक्ट आता है उसके थ्रू से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 4 है वो गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। विथ रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट 1853 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, 1853 आ गया है। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। हम लोग देख रहे हैं कि एक अटेम्प्ट जो है पहले भी लिया गया था, अब इस अटेम्प्ट में इसको कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि नहीं किया जाता है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 आ गया था, 1833 आ गया था, नाउ दिस इज 53 passed by the British Parliament between 1793 and 1853. It was a significant constitutional landmark। क्या प्रोविजन है? It separated for the first time legislative and executive function of the Governor General Council। ये फर्स्ट टाइम थी जब इसके जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थे और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उसको सेपरेट किया गया। ठीक है, इट प्रोवाइडेड एडिशन ऑफ द 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द काउंसिल। ठीक है, in other words established a separate governor general legislative council which can be known as the Indian Central Legislative Council। this legislative wing is functioned as mini parliament। जो भी legislation का काम करती थी तो उसका एक मिनी पार्लियामेंट की तरह से वो काम कर रही थी 1853 में। ठीक है, the legislation for the first time was treated as a special function of the government requiring special machinery and special processes। अब यहाँ पे क्या है कि इस बार इन्होंने सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया है ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, द कॉन्वेंट सिविल सर्विस वाज थ्रोन ओपन टू द इंडियन ऑल्सो। इसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट चेक करते हैं। इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। ठीक है, ये बात सही है। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ये भी बात सही है। इट इंट्रोड्यूस्ड एंड ओपन कंपटीशन सिस्टम सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इंक्लूडिंग इंडियंस। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें एक और पॉइंट था कि ठीक है कि इसमें जो प्रोविजन दिए गए थे इसके बेसिस पे मैकॉले कमेटी का भी गठन किया गया था 1854 में। और इसमें से इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट किया गया था 1853 के थ्रू से। ठीक है, 10 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So now let's move to the question number 8. With reference to the system of governance in India after the Act of 1858, consider the following statements.
1858 के बारे में पूछ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रीडेजिग्नेटेड एज वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक बात है। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसको चेक करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो स्टेब्लिश किया गया था, बट क्या ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया के? इसको देखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट। ठीक है, इसको द सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेकअप ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। तो इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट भी बोलते थे। ठीक है, और इसने क्या किया कि एबोलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को और सारे पावर ट्रांसफर कर दिए किसमें? ब्रिटिश क्राउन में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो था, इसका जो फीचर्स है, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth वाज टू बी गवर्न बाय इन द टाइम एंड नेम ऑफ हर मेजेस्टी। ठीक है, जो ब्रिटिश ग्राउंड के अंदर में आएगा। इट चेंज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने गवर्नर जनरल को चेंज करके वाइसरॉय कर दिया। तो ऐसे फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो चले आ रहा था किस समय से? पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम से, उसको जो है एबोलिश कर दिया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3 क्या है? स्टेटमेंट 3 है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बिकम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ओवर इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। ठीक है ना, जिसका काम था कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कंप्लीट अथॉरिटी था और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो वाइसरॉय था ना, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इंडिया था, ना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं थे, ये थे वाइसरॉय। ये कौन थे? वाइसरॉय। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के बारे में। विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया by associating Indians in the law making process. ओके, ठीक है। इट रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जेनिथ पे कब चले गया था? 53 में हम लोग देख चुके थे, गवर्नर जनरल बना दिया था। एंड दैट स्टार्टेड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड इट्स क्लाइमैक्स अंडर चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, अच्छा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यहाँ पे क्लाइमैक्स पे गया था। It also gave the recognition to the portfolio system introduced by Lord Dalhousie in 1859. अब देखो, now we will check its statement. Indian Council Act 1861. ठीक है, after the Great Revolt of 1856, British government felt the necessity of seeking cooperation with the Indian in administration. तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत ही मिनिमल था और इनडायरेक्ट था। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है वो लेजिस्लेटिव विंग में इंक्रीज होना शुरू होगा। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वेर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1861, 1892 और 1909। ठीक है, अब देखो इसके में फीचर्स क्या आता है। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ से 1861 के थ्रू से क्या होगा, इंडियंस जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में भाग लेंगे।
तो स्टेटमेंट 1 था, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया बाय एसोसिएटिंग इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम लोग जान चुके थे कि 1858 के बाद लॉर्ड कैनिंग जो है वाइसराय बने थे, ठीक है ना। इन्होंने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और श्री दिनकर राव को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। अब यहाँ से प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका है। जब सेंट्रलाइजेशन हम लोग देख रहे थे कहाँ से शुरू हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, क्लाइमैक्स में कब पहुंचा था, 1833 वाले चार्टर एक्ट पे, ठीक है। तो इन्होंने रिवर्स करना शुरू किया, इट रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। सेकेंड स्टेटमेंट क्या देगा, it reversed the centralizing tendency started from regulating act of 1773 and reached its climax under charter act of 1833। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड है पोर्टफोलियो सिस्टम वाला, वो देखते हैं। The policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप लोग चेक कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं, it also gave the recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859, ठीक है ना। तो इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। अब स्टेटमेंट में यहाँ तक का है, इंडिया में एज ए गवर्नर, एज ए वाइसरॉय, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, option third is not correct, so option B will be the correct answer, ठीक है। option B is the correct answer। Now coming to the question number 10, with reference to the representation under the Indian Councils Act 1909, consider the following statement, ठीक है। हम लोग अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पे आते हैं, या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इसको क्या, द एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द Montagu-Chelmsford reforms, okay। It allowed the non-official majority in the Central Legislative Council. It provided separate electorates for all religious communities। ये याद रखना कि all जो है ना, ये बहुत ही all, only, ये सब बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स है, तो इसको बहुत कॉशियसली ऑब्जर्व करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ठीक है। द एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द Montagu-Chelmsford reforms। तो देखो, इंडियन काउंसिल्स ऑफ 1909, द एक्ट इज नोन एज मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। Montagu-Chelmsford रिफॉर्म्स जो है, ये कौन किसको बोलते हैं, 1919 वाले को बोलते हैं, 1919, ठीक है। 1919 को Montagu-Chelmsford रिफॉर्म्स बोलते हैं, राइट, ना कि इंडियन काउंसिल्स ऑफ 1909। 1909 को बोलते हैं मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। लॉर्ड मॉर्ले, ये याद रखना, लॉर्ड मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन से, वही वाले जिनको, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जो रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, इंडिया से रिप्रेजेंट करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड लॉर्ड मॉर्ले वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय कौन, वाइसरॉय जो यहाँ के सर्वा होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे ब्रिटिश क्राउन के इंडिया में, ठीक है। तो वो मिंटो थे, और लॉर्ड मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इसलिए इसको मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है 1909 को, ठीक है। इट अलाउड द नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखते हैं, इसका सबसे बड़ा भैया बात था कि देखो कि पहले ही हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्या, धीरे धीरे लोकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत ज्यादा कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर का। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60, 16 से 60 कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे, ठीक है। और प्रोविंशियल में भी कुछ इंक्रीज किए गए थे, बट वो यूनिफॉर्म नहीं था। इट रिटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल, लेकिन जो
ऑफिशियल मेजोरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें जो है ऑफिशियल मेजोरिटी को ही रिटेन किया गया, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या था, इट अलाउड दी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन दी सेंट्रल। नहीं, इसमें जो है नॉन ऑफिशियल नहीं होगा, ये ऑफिशियल होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है, स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है, ठीक है। इसमें ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन किया गया था। It analyzed the deliberative functions of the legislative council both at the levels. For example, members were allowed to ask supplementary question, move resolution on the budget. ये देखो कि बजट में भी रेजोल्यूशन पास करने का दिया गया था, तो ये एक बड़ा स्टेप था, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ठीक है। अभी तक एसोसिएशन कहाँ तक हो रहा था, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल तक हो रहा था, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को अलाउ किया गया था, ठीक है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये जो थे फर्स्ट इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन किए गए थे, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम ये आपको याद रखना है। इट इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था 1909 का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, ये है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के थ्रू से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए मुस्लिम्स को। मतलब दिस एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म। एक तरह से इंडिया में जो कम्युनलिज्म का इशू है वो इस एक्ट के थ्रू से ही लाया गया था। इसमें क्या था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि उस कंस्टिट्यूएंसी में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कि इसमें इस केस में मुस्लिम के जो वोटर होंगे वो भी मुस्लिम एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के ही होंगे, जैसे कि मुस्लिम के, और जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं वो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की होंगे। इसलिए अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, ठीक है। तो मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम वोटर्स ही चुन सकते थे, ठीक है। इसके लिए ही लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो। अब इसका ऑप्शन डी देखते हैं। इट प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल रिलीजियस कम्युनिटी। तो ऑल रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है, ये कौन सा कम्युनिटी है? मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था। तो स्टेटमेंट 3 विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। सो आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now move to the next question. Question number 11. This question is about Government of India Act 1919. With reference to the legislative reforms under the Government of India 1919, consider the following statements. ठीक है, the central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list of subjects. सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे उनको लॉ बनाने का अधिकार दिया गया उनके रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पे, ये क्वेश्चन देखना है। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पे। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। तो बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? बाइकैमरलिज्म जैसे जो लोकसभा और राज्यसभा जैसे प्रावधान जो होते हैं, जो अपर हाउस और लोअर हाउस का अरेंजमेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इसको बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे जो डायरकी है, इस डायरकी का मतलब क्या था कि इसमें सब्जेक्ट्स को रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट के बेसिस पर बांट दिया जाता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली रूल किया जाता है। अब इसको डिटेल से देखेंगे आंसर में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको प्रोविजंस को देखते हैं। इट रिलैक्स द सेंट्रल
control over the provisions by demarcating and separating the central and provincial subjects. इन्होंने कंट्रोल जो सेंट्रल कंट्रोल जो है वो प्रोविंसेस पे थोड़ा सा कम किया था. The central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects. Central and provincial legislatures, जो भी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनको ऑथराइज किया गया कि वो अपना लॉ बनाए. दिस इज समथिंग अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अब बात करते हैं, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स. तो पहले तो हमने डिसेंट्रलाइज किया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो अपने सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं, और इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी 2 पार्ट में डाल दिया. ठीक है, पहला था ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट. पहला था ट्रांसफर, दूसरा था रिजर्व. जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे ये गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे और मिनिस्टर के हेल्प के थ्रू से एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे. और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के थ्रू से किए जाते थे. ठीक है, और इसमें जो रिजर्व सब्जेक्ट थे इसमें बेसिकली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, और इसमें रिस्पॉन्सिबल होते थे. तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा डेमोक्रेटाइज था प्रोसेस. ठीक है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट का चीज़ था. तो इस तरह का जो सिस्टम था कि जब हम ट्रांसफर सब्जेक्ट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन का काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, तो ये वाला जो डुअल स्कीम है ना गवर्नेंस का, इसको ही डीआरकी बोला जाता है. ठीक है, जिसमें कि डबल रूल किया जाता है. बट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस ओनली एट द प्रोविंशियल लेवल, नॉट एट द सेंट्रल लेवल. ये जो 1919 में ये प्रोविंशियल लेवल पे ही था, ये सेंट्रल लेवल पे नहीं था. इसमें जो स्टेटमेंट है कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल, दिस स्टेटमेंट इज इफेक्टिवली रॉन्ग, and it introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. इसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं. तो yes, this statement is correct. It introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. ठीक है, bicameral legislature consisting upper house council of state and lower house legislative assembly. ठीक है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट. Hence, option A is the correct answer. 1 and 3 are correct statements. However, the second statement is incorrect. Now moving to the next question. Question 11A. 11A इसलिए क्योंकि ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है और सिमिलर है. The Montague-Chelmsford reforms proposals were related to social reforms, एजुकेशन रिफॉर्म्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. सभी हमने देखा. मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है और कुछ भी नहीं है. इसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो है प्रोविंशियल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाया गया था, उसमें कैसे डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ये सारी बातें था. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, इसमें हम लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो option D will be the correct answer. The Montague-Chelmsford proposals in line with the government policy continue of the Montague Statement of 1917. The government announced the constitutional reform in 1918 known as Montague-Chelmsford reforms or Montpont reforms. ठीक है, इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था. Now moving to the next question, question number 12, and it is related with the same topic, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसके स्टेटमेंट्स क्या हैं? इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कब हुआ था? 1909 में, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन की बात किया जा रहा है. इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस. इट सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस. ठीक है. It granted franchises to a limited number of people on the basis of property, tax and education. ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा है. इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से कैटेगरी को कम्युनिकल रिप्रेजेंटेशन मिला था या नहीं मिला था. It provided for the appointment of statutory commission to inquire into and report on its working after 15 years of its coming into force.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ था, इट एक्सटेंड द कम्युनल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसको चेक करते हैं। तो इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये बात तो सही है। कौन कौन थे इसमें? सिख थे, क्रिश्चियन थे, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। सिक्स क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस को हम लोग देखेंगे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है ये 1935 में मिला है, ना कि 1919 में। तो सो स्टेटमेंट 1 विल बी रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकेंड देखते हैं, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजीज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये तो सीधा स्टेटमेंट है, तो करेक्ट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टेचुरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 15 years कमिंग टू इट्स फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो सैमन कमीशन था वो गवर्नमेंट ऑफ 1919 में एक प्रोविजन था, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्टेटमेंट ऑफ स्टेचुरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years, ठीक है ना। 1919 में आया था और 10 years के बाद बोला था कमिंग टू फोर्स, लेकिन 1927 में ही 2 years बिफोर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था वैसा कमिटी, जो कि चेयरमैनशिप में थे सर जॉन सैमन के, कि ये रिफॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है 15 years, तो कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप स्टेटमेंट में देखोगे तो अ, उसको काफ़ी कॉशियस होकर देखना है। ये 15 years नहीं था, बेसिकली 10 years था। सो स्टेटमेंट 3 विल बी रॉन्ग, स्टेटमेंट 3 विल बी रॉन्ग। सो आवर आंसर विल बी ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। और भी कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप नोट से रेफर कर लीजिएगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, प्रिंसिपल ऑफ डायरकी क्या है? अभी हम लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस। नहीं, ये तो क्या है, बाइकैमरलिज्म काइंड ऑफ थिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड चीज़ है। हैविंग 2 states of rulers, one in London and one in Delhi. Division of subject delegated to the provinces into 2 categories. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन 1919 में हम लोग देख चुके हैं पहले कि डायरकी का मतलब यही है, ठीक है। Division of subjects delegated to the provinces in 2 categories. The principle of diarchy was introduced by Government of India Act 1919, Montagu-Chelmsford reforms. Under this system, provincial subjects were divided into 2 parts: reserved and transfer subjects administered by the governor and his executive councils, and transfer subjects administered by Indian ministers responsible for the legislative council, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट में कैसे क्या क्या थे, जैसे कि पुलिस, जस्टिस, फाइनेंस, इसमें इसका कंट्रोल जो है वो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में था, लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो मिनिस्टर्स और गवर्नर के थ्रू से लेजिस्लेट कर सकते थे, ठीक है। इसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल था इसका लेजिस्लेशन, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विथ रेफरेंस टू द फ्रेंचाइजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जो स्टेटमेंट्स है उसको चेक करेंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स, ठीक है। तो इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में बात किया गया था, ठीक है। रेसिडुअरी पावर्स वेयर वेस्टेड इन द फेडरल लेजिस्लेचर, रेसिडुअरी पावर जो थे वो फेडरल लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं। इट एबॉलिश द सिस्टम ऑफ डायरकी एट द सेंटर, ठीक है। तो हमको इसमें देखना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये बेसिकली ये बहुत ही लेंदी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था और इसी पे बेस करके फर्दर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस लेके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस
कॉन्स्टिट्यूशन में लेके डाला था, जो हम लोग प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसमें 321 सेक्शन से 10 शेड्यूल्स थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, ठीक है। इसमें भी वही फेडरल लिस्ट था, प्रोविंशियल लिस्ट था, कंकरेंट लिस्ट था। अभी भी जो हमारा जो सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इस टाइप का सिमिलर कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे ये बात था कि जो रेसिडुअरी पावर्स थे दैट वेयर गिवन टू वाइस रॉय, दिस रेसिडुअरी पावर्स वेयर गिवन टू वाइस रॉय एंड नॉट टू द फेडरल लेजिस्लेचर। इसीलिए स्टेटमेंट 1 सही है। ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। रेसिडुअरी पावर्स लेकिन जो थे वो आपको किसके पास थे, ये वाइस रॉय के पास थे, ना कि फेडरल लेजिस्लेशन में। इट एबॉलिश द सिस्टम ऑफ डायरकी एट सेंटर, नहीं ये भी गलत बात है। इट एबॉलिश द डायरकी इन प्रोविंसेस, लेकिन सेंटर में तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फेस किया था, ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस किया था डायरकी में, ठीक है। द प्रोविंसेस वेर, इसमें ने प्रोविंसेस को ऑटोनोमस यूनिट्स के तौर पे डाल दिया, लेकिन इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, तो सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये एबोलिश नहीं किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत था। सो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी पहले पूछ चुका है, ठीक है। इन फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेसिडुअरी पावर्स वेर गिवन टू द गवर्नर जनरल, ठीक है। सो आंसर बी इज द करेक्ट, so answer B is the correct answer, so answer B is the correct answer, ये सिमिलर ही है, ठीक है। so answer B will be the correct answer। गवर्नर ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू से जो है गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, रेस्टोरी पावर्स वर गिवन टू वाइस रॉय, ठीक है, ओके, ऑलराइट, B will be the correct answer। Coming to the next question, Government of India Act 1935 consider statements. The legislature in all provinces were made bicameral। देखो all provinces हो गया, ठीक है, और bicameral हो गया। bicameral हम लोग अभी तक समझ चुके हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। It provides separate electorates for the depressed class, women and labor workers। Okay, we will check। It abolished the काउंसिल ऑफ इंडिया established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट फॉर द कंट्री, ठीक है। एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो उस समय जो एग्जिस्टिंग 11 प्रोविंसेस है उसमें तो 6 में किया था, सब में नहीं किया था। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि 1909 में आया, फिर 1919 में एक्सटेंड हुआ, और ये फर्दर एक्सटेंशन हो गया इसका 1935 में। किसको किसको, शेड्यूल कास्ट को दिया गया, डिप्रेस्ड क्लास को दिया गया, ठीक है, वुमेन को दिया गया और लेबर को दिया गया, विमेन और लेबर को दिया गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18, ठीक है। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड by the Government of Act of India 1858, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया था, इसमें प्रोविजन था। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिया गया। फर्दर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन दिया, ठीक है, और फेडरल कोर्ट को भी सेटअप किया गया था, इसका भी प्रोविजन दिया गया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, 2, 3, 4 आर करेक्ट, ठीक है। इससे एक सिमिलर क्वेश्चन 1919 और 1935 को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2022 में।
Montagu Chelmsford reforms of 1990 recommended granting voting rights to all the women at the age of 21। तो ये देख लो कि all जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, all नहीं दिया गया था, एक सर्टेन सेक्शन को दिया गया था, ठीक है। मॉन्टेग्यू ऑल वुमेन को नहीं दिए थे, वोटिंग राइट्स काफ़ी लिमिटेड थे। प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में 1935 में हम लोगों ने देखा कि ओनली 10% वोटिंग राइट्स थे, तो 1919 में तो कमी होंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वीमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेशन। ये बात सही है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन है उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सो द ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो है। वी विल गो थ्रू इट वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद, डिफेंस। एंड सरदार बलदेव सिंह, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो राजगोपालचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स। तो इसमें जो ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद शायद डिफेंस से नहीं थे, ठीक है, और बलदेव सिंह फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सो हम लोग टेबल देखते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया फ्री इंडिया में कौन कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, इनको जो पोजीशन मिला था, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन, ठीक है। तो इनका सारा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। वल्लभ भाई पटेल, होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, करेक्ट। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर में थे, ठीक है, तो इसलिए पेयर 3 करेक्ट नहीं है। जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज, जगजीवन राम, लेबर, इनके बारे में पूछा जाता है। और सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस में थे, राजेंद्र प्रसाद जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर में। तो क्वेश्चन में देखिए, राजेंद्र प्रसाद डिफेंस एंड सरदार बलदेव सिंह फूड एंड, तो बेसिकली ये दोनों को स्विच कर लिया गया है। तो 3 और 4 जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, और 5 जो है सी राजगोपालचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स, तो 5 भी करेक्ट है। सिर्फ 3 और 4 को स्विच किया गया है। सो द आंसर विल बी बी 1 to 5 आर द करेक्टली मैच्ड आंसर। सो हमारा आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार इसको देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में थे, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन, वल्लभ भाई पटेल, होम, राजेंद्र प्रसाद फूड, जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, CH भावा, वर्क, माइंस एंड पावर्स, लियाकत अली खान, फिनांस, अब्दुल राव निस्तार, पोस्ट एंड एयर, असफ अली, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, आई चुनरीगर, कॉमर्स, गजनफार अली खान, हेल्थ, जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ, ठीक है। सो सो दिस इज द डे 1 पार्ट 1, ठीक है। No, we are doing it. So coming to the next question number 16. Question number 16 is with reference to the demand for a constituent assembly in India, consider the following statement। तो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं constituent making of the constituent assembly से, ठीक है। constituent assembly क्या होता है कि ये बेसिकली ग्रुप पीपल होता है जो वहाँ के उस देश का, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स। The idea of Constituent Assembly was proposed by Jawaharlal Nehru in 1934. Okay, we will see it whether it is Jawaharlal Nehru or not. In 1935, the Indian Congress Committee for the first time officially demanded a Constituent Assembly to frame the Constitution in India. The Constituent Assembly was constituted in 1946 under the scheme formulated under the Cripps Mission Plan. ठीक है, तो अब इसका फैक्ट्स चेक करते हैं।
Constituent Assembly of India, it was in 1934 that the idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy. तो Constituent Assembly जो है वो 1934 में दिया तो गया था, लेकिन M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर थे इंडिया में M.N. रॉय, ना कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो स्टेटमेंट 1 विल बी incorrect. In 1935, Indian National Congress for the first time demanded Constituent Assembly. So in 1935, Indian National Congress for the very first time officially demanded a Constituent Assembly to frame the Constitution of India. So statement 2 is correct. Statement 3, the Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cripps Mission Plan. तो 1946 में क्रिप्स मिशन प्लान था क्या? नहीं, ये द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंस्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो बेसिकली ये कैबिनेट मिशन है, दिस इज कैबिनेट, दिस इज बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान, नॉट द क्रिप्स मिशन प्लान। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। सो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कुछ और फैक्ट्स है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, नोट्स में टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे ये सारे नोट, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द प्रोपोजल्स ऑफ द क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रिप्स मिशन के थ्रू से जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है उसको देखेंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with the Britain regarding its future status। अच्छा, ये यूपीएससी के प्रीवियस इसका क्वेश्चन है, मैं डाल दूंगा आपके नोट्स में कि किस ईयर में पूछा गया था। तो क्रिप्स मिशन में क्या था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है ना, कि 1942 में जो स्टैंडर्ड फॉर क्रिप्स था, उन्होंने क्या किया था कि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने जो प्रपोजल दिया था क्रिप्स मिशन के अंडर में कि एक डोमिनियन स्टेटस होगा और जो है फ्री होंगे इंडियन यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और एट द एंड ऑफ द वॉर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कन्वे किया जाएगा फ्रेम, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, ठीक है ना। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो मेंबर्स होंगे वो पार्टली इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स, ये सही है, ठीक है। एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its, वो तो सही बात है कि जो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह ही रही थी कि नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट यूनियन, तो ये तो उनका कोर आर्गुमेंट था ही। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में है। विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फिक्स्ड एट 389, ठीक है। ऑफ दिस मोर सीट्स वेयर एलोकेटेड टू द प्रिंसली स्टेट देन टू ब्रिटिश। अब ये देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मोर सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट को दिए गए थे, ना कि ब्रिटिश इंडिया को, ठीक है। इस स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये अपोजिट लग रहा है। The representatives of the princely states were elected to the provincial legislature. The representative of the princely states were elected by the provincial legislative assemblies, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन से स्टेटमेंट बेसिकली नॉट करेक्ट है, ठीक है। अब देखो कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी 389, ये किसी किसी स्टेट पीसीएस में पूछ देता है, इसको आप देख लीजिएगा, 389, ठीक है। ऑफ दिस 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया को थे और 93 जो है प्रिंसली स्टेट को थे, तो बेसिकली मोर सीट्स टू द ब्रिटिश इंडिया अदर देन प्रिंसली स्टेट। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वेयर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बात तो सही है, नहीं, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट है, ये ब्रिटिश इंडिया नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि किसके द्वारा चुने हुए गए थे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में each committee were elected by the members of the community of that community, उस community के provincial legislative assembly में indirectly चुने गए थे, indirect election था basically, and voting by the method of proportional representation by means of a single transferable vote. तो और रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट किसके द्वारा थे, प्रिंसली स्टेट से जो है नॉमिनेटेड किए गए थे हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स में, तो प्रिंसली स्टेट से जो भी चुने गए थे वो रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट के, दे वर नॉट बेसिकली इलेक्टेड, दे वर नॉमिनेटेड, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, बिकॉज स्टेटमेंट सेकेंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन के नॉलेज से ही बन जाएगा, ये यूपीएससी का प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर डायरेक्टली इलेक्टेड by the people of the provinces. Members of the constituent assembly क्या थे, डायरेक्टली इलेक्टेड थे? नहीं। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? नहीं। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल नहीं। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है ना। सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन, नहीं, ये सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग अभी देख चुके हैं कि ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स were to be allotted in their proportion to their respective population. सीट्स डिवाइडेड कम्युनिटी के आधार पर सीट्स का बांट दिया गया था, और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो इलेक्टेड थे उसी कम्युनिटी के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके सदस्य थे, उनके द्वारा वोटेड थे। कैसे, किस सिस्टम के थ्रू से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Now coming to the next question, question number 20. Who was the provisional president of the Constitution Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? तो राजेंद्र प्रसाद के पहले जो है, ये भी यूपीएससी का शायद पीवाईक्यू है, ठीक है। इसका सी राजगोपालचारी ऑप्शंस हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी, सचिदानंद सिन्हा। हाँ, now moving to the next question. हाँ, एक मिनट। So coming to the next question, question number 20. Who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? A. C. Rajagopalachari, B. Dr. B. R. Ambedkar, C. Krishnamachari, D. सचिदानंद सिन्हा। सो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा, सचिदानंद सिन्हा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग इसकी हेल्ड होती है 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग बॉयकॉट करता है, ठीक है, इसलिए सिर्फ 2 से 11 मेंबर अटेंड करते हैं। सचिदानंद सिन्हा जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं, वो टेम्पोररी प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो है वो राजेंद्र प्रसाद सेलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है। यहाँ पे 2 नाम और है, फैक्चुअल क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछते हैं कभी कभी कि एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली चुने गए थे, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट 2 थे। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. The first session of the Constituent Assembly was held on. फर्स्ट सेशन अभी हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, दैट वुड बी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946. So answer he will be the correct answer. Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946, ठीक है। सचिदानंद सिन्हा इसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एमंग सिटीजन्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 जनवरी
26 जनवरी को, ठीक है। ऑन 26 नवंबर को, ठीक है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ऑन कमिंग टू द क्वेश्चन, on 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप किया गया था बी आर अम्बेडकर का। तो 26 नवंबर 1949 ये काफ़ी लेट है एक्चुअली में। तो इस डेट को हम लोग चेक करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्मली एक्सेप्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। जहाँ तक बात है ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो सेटअप है स्टेब्लिशमेंट 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है, ना कि 26 नवंबर 1949 को। 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। मेंबर्स का नाम देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, रिपीटेड थीम है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। 7 मेंबर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज चेयरमैन, एन गोपाल स्वामी एंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड माधवराव टी कृष्णचारी, ठीक है। The drafting committee, after taking into consideration the proposal of the various committees, prepared the first draft of the Constitution of India, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख चुके हैं कि 7 मेंबर्स को देख चुके थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन of the Constituent Assembly. With reference to the objective resolution of the Constituent Assembly, consider the following statements. It was moved by Jawaharlal Nehru after the Constituent Assembly has completed the drafting of the constitutions. ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, ये कब पास किया था? जब कंप्लीट कर दिया था, कंप्लीट हो गया था ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार इट वाज अडॉप्टेड यूनिनमसली by the Constituent Assembly in January 1947. So now checking the correctness of the statement, the objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru. ये तो बात सही है, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को मूव किया गया था, बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट आफ्टर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो फाउंडेशनल फिलॉसफीज थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिसको कि बाद में जिसने बाद में प्रियम्बल को भी मोटिवेट किया उनके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने में, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ये 13 दिसंबर 1946 को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। इनफैक्ट इट लीड ऑन द फिलॉसफिकल एंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स दैट गाइडेड द ड्राफ्टिंग प्रोसेस। ये फिलॉसफिकल और फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स था। इट वाज नॉट मूव्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ड्राफ्टिंग, ठीक है, इसलिए हेंस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा था कि इट वाज मूव्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज कंप्लीटेड, लेकिन ये बिफोर होगा, नॉट आफ्टर, दिस इज बिफोर, ठीक है। स्टेटमेंट 2, इट वाज अडॉप्टेड यूनिनमसली बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन जनवरी 1947। अच्छा, it laid the foundation philosophy of constitutional structure. This resolution was unanimously adopted by the assembly on January 22nd 1947. So statement 2 is correct. So सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: एडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम, ratification of the Indian membership of the Commonwealth, adoption of national flag। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ और भी कम्प्लीमेंट्री चीज़ें की हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। इसमें क्रोनोलॉजी पूछा है, ठीक है।
तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज आल्सो परफॉर्म्ड द फॉलोइंग फंक्शंस. इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947. ठीक है, नेशनल फ्लैग जो है 1947 को किया. इट रेटिफाइड मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1949. It adopted the national anthem on January 24, 1950. It adopted the national song on January 24, 1950. It elected Dr. Rajendra Prasad as first president of India on 24th of January. ठीक है, 1947 में. It ratified India's membership of Commonwealth 1949. नेशनल एंथम 1950 में, नेशनल सॉन्ग 1950 में. राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, ये भी 1950, 24 जनवरी 1950 में. तो जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, नेशनल फ्लैग 1947, कॉमनवेल्थ इंडियाज मेंबरशिप 1949 एंड नेशनल एंथम. सो द करेक्ट आंसर विल बी A, 3, 2, 1. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन नंबर 25. ये PYQ है, यूपीएससी 2019 में पूछा गया था. इसमें पर्सन का नाम दिया गया है और उनके द्वारा जो है पोजीशन दिया गया है. यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन का जो रिपीटेड थीम है वो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आपको देख लेना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन मेंबर थे. बहुत सारे मेंबर्स, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, तो इसको गो थ्रू करते जाना है. पर्सन तेज बहादुर सप्रू के बारे में, प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन. KC नियोगी, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. PC जोशी, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. तो बेसिकली यहाँ पे जो तीनों पर्सनैलिटी है, वो तीनों पर्सनैलिटी का मैचिंग को एक बार देखते हैं. तेज बहादुर सप्रू वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन. ये बेसिकली कांग्रेस में ही थे, बट बाद में वो प्रिंसिपल डिस्टेंस बना लेते हैं और ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करते हैं. ठीक है, वो ही वाज वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया था. ठीक है, ही वाज नोन फॉर एडवोकेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थ्रू लिबरल पॉलिटिक्स. ठीक है, इसके बाद हम लोग KC नियोगी के बारे में देखते हैं. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और फर्स्ट कैबिनेट के रूप में मिनिस्टर भी थे. ठीक है, और फर्स्ट चेयरमैन भी थे इंडियन फाइनेंस कमीशन के. तो ये पेयर 2 भी करेक्ट है, पेयर 1 भी करेक्ट है, एंड लास्ट पेयर थर्ड, दैट is PC Joshi. He was the first general secretary of the Communist Party of India, PC Joshi. ठीक है, and played a significant role in communist politics. ठीक है, उस दौरान में जो CPI है वो बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी. ठीक है, hence pair 3 is correctly matched. तो ऑप्शन C, D would be the correct answer. So ये आज का कंप्लीट डिस्कशन हो गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे वो आपको एज पर शेड्यूल जो दिया हुआ है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया एंड फर्दर के जो डिस्कशन होंगे उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. जो भी नोट्स और मटेरियल है वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे. नीचे लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा. सो बने रहिए, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.